So my name is Gunjan Sharma. I'm MBBS student at AIMS. So let's start chapter number 10, Biology, NCERT Exemplar, class 12th. Let's see what is last second short answer type of questions. Question number 13 of short answer type of question. Okay, so this question is asking which bacterium you see on your left screen. I'm highlighting the question number. Okay, so this question is asking which bacterium has been used as a clot buster. इसमें पूछा है कि कौन सा बैक्टीरियम है जो क्लोट बस्टर की तरह काम में लेते हैं, ठीक है. एंड देन व्हाट इज इट्स मोड ऑफ एक्शन, और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये इसमें पूछा है. कौन सा बैक्टीरिया है जिसको हम क्लोट बस्टर की तरह काम में लेते हैं और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है. तो सबसे पहले तो बहुत बार एमसीक्यूज में भी आया हुआ है, वेरी शॉर्ट में भी मैंने आपको पढ़ाया था. बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेस. मैच द फॉलोइंग में बहुत ही कॉमन है ये क्वेश्चन जो आता है, ठीक है. तो स्ट्रेप्टोकाइनेस नाम का जो बैक्टीरिया है, वो स्ट्रेप्टोकाइनेस नाम का बैक्टीरिया है जिसको हम क्लोट बस्टर की तरह काम में लेते हैं. तो ये करता क्या है, एक बार ये देख लेते हैं कि व्हाट इट डज, ठीक है. ये आप राइट स्क्रीन पे देखिए, एक ब्लड वेसल का डायग्राम है. दिस इज द ब्लड वेसल, और इसमें जो रेड कलर की आपको सेल्स दिख रही हैं, ये यहाँ पे क्लोग हो गई हैं. मतलब बहुत सारी आरबीसीज आके एक जगह क्लॉट बना लिए. तो इस क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करता है स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है. स्ट्रेप्टोकाइनेस एक्चुअली स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से निकलता है. स्ट्रेप्टोकाइनेस एक केमिकल है जो प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से, ठीक है. तो वो जो स्ट्रेप्टोकाइनेस नाम का केमिकल है, वो हम गोलियों की तरह, टैबलेट की तरह या फिर इंट्रावेनसली पेशेंट को देते हैं, और उससे क्या होता है, ये जो क्लोट है ये डिसॉल्व होता है. तो होता क्या है वो देखिए. ये करता क्या है, जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है, इसको मैं एस से लिख रही हूँ यहाँ पे, लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए. ये बाइंड कर जाता है प्लाज्मिनोजन से. किसकी साइड बाइंड करेगा, ये प्लाज्मिनोजन से बाइंड कर जाएगा, ठीक है. प्लाज्मिनोजन, इससे ये बाइंड कर जाता है, एकदम अटैच हो जाता है इसके साथ ये स्ट्रेप्टोकाइनेस. अब ये जब इससे अटैच होता है तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस प्लाज्मिनोजन कॉम्प्लेक्स. क्या नाम है इसका, या फिर उल्टा भी बोल सकते हो आप, प्लाज्मिनोजन स्ट्रेप्टोकाइनेस कॉम्प्लेक्स इसको जनरली बोलते हैं. पहले पी आएगा और फिर एस आएगा. तो पीएस कॉम्प्लेक्स यू शुड से इट, प्लाज्मिनोजन स्ट्रेप्टोकाइनेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है. पीएस कॉम्प्लेक्स, प्लाज्मिनोजन स्ट्रेप्टोकाइनेस कॉम्प्लेक्स, तो ये बन जाता है. अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट कर देता है प्लाज्मिनोजन को इनटू प्लाज्मिन. ये जो प्लाज्मिनोजन है, जन जहां पे भी आ रहा है ना, इसका मतलब है वो इनएक्टिव फॉर्म है. इसको एक्टिव करके ये बना देगा प्लाज्मिन, ठीक है. अब इससे बन जाएगा प्लाज्मिन, इसको एक्टिवेट होने के बाद. अब क्या होगा, जो प्लाज्मिन होता है वो क्या करता है, जब आपकी क्लोट्स होती हैं, जैसे ये आरबीसी के क्लोट्स हो रखे हैं, तो ये जो क्लोट्स होते हैं ना, एक दूसरे से बंधते हैं धागों से. उन धागों का नाम होता है फाइबर्स. फाइबर्स बोलते हैं ना धागों को. तो ये फाइबर्स से बंधते हैं, तभी क्लोट बनता है. तो प्लाज्मिन क्या करता है, सबसे पहले आके ये जो फाइबर्स हैं इनको तोड़ता है, इनको डिग्रेड करता है, जिससे ये बंधे हुए हैं. तो जब एक बार ये फाइबर्स टूटते हैं, फाइब्रिन नाम होता है इनका, फाइब्रिन को डिग्रेड करता है, तो क्लॉट अपने आप ही डिसॉल्व हो जाता है ब्लड के अंदर और फिर बहने लगता है. पहले क्लॉट था, इसने फाइब्रिन को डिसॉल्व किया, डिग्रेड किया, तो क्लॉट डिसॉल्व हो गया ब्लड में और ये बहने लगता है. तो ऐसे इसका फंक्शन होता है स्ट्रेप्टोकाइनेस का. तो आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आना चाहिए. और ये कहाँ से, कौन से बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोकाइनेस. स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया होता है. इसको क्लोट बस्टर भी बोलते हैं क्योंकि क्लोट को ब्लड वेसल से निकाल देता है. तो जो भी लोग मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जैसी बीमारियां, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन की बीमारी आपने सर्कुलेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ी होगी आपकी 11th क्लास में. क्या होती है, मायोकार्डियम मतलब है हार्ट की मसल्स. ये हार्ट है, हार्ट की मसल्स को बोला है मायोकार्डियम. और इन्फॉक्शन मतलब है उनको इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, नो ऑक्सीजन, ठीक है. तो इन मसल्स के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फॉक्शन. तो इस केस में ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच रहा है,
क्योंकि जो ब्लड है, जो ऑक्सीजन पहुँचा रहा है, वो एक जगह पे इकट्ठा हो गया है, क्लोट बन गया है, ब्लड बह ही नहीं रहा है। तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो यहाँ पे इकट्ठा होते जा रहा है और आगे पहुँच ही नहीं पा रहा है, इसलिए ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है। इसलिए मायोकार्डियल इंफार्क्शन के पेशेंट में ये वाली टैबलेट दी जाती है, जिससे कि वो क्लॉट डिसॉल्व हो जाए एंड देन पेशेंट विल हैव नो अदर प्रॉब्लम, ठीक है? क्लॉट डिसॉल्व हो जाए, तो दैट्स व्हाई इट हैपेंस, ओके? तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। एंड या तो अब इसको राइट स्क्रीन पे देखिए, लैंग्वेज के फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जस्ट लुक एट योर राइट स्क्रीन। तो सबसे पहले तो हमें बताना है माइक्रोब कौन इन्वॉल्व है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये उस बैक्टीरिया का डायग्राम है। कोकस स्ट्रेप्टोकोकस है। कोकस का मतलब पहले भी बताया था, कॉइन शेप बैक्टीरिया रहेंगे। तो डायग्राम में ऐसे कॉइन शेप बैक्टीरिया आपको दिख रहे होंगे। तो streptokinase produced by the bacterium Streptococcus is known as clot buster as it removes clots in blood vessels of patients. Those suffering from myocardial infarction can be relieved. ठीक है, जो myocardial infarction से सफर कर रहे हैं can be relieved by administration of streptokinase. streptokinase के एडमिनिस्ट्रेशन से उनको रिलीव मिल जाएगा, क्योंकि वो क्लोट को डिसॉल्व कर देगा। मोड ऑफ एक्शन क्या है? द फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस व्हेन स्ट्रेप्टोकाइनेस इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। क्या एक्शन है? मैंने आपको बताया था, प्लाज्मिनोजन से बाइंड करेगा, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा, प्लाज्मिन फिब्रिन क्लोट्स को डिसॉल्व करेगा, डिग्रेड करेगा फिब्रिन को और क्लोट डिसॉल्व हो जाएगा। तो पहला तो है स्ट्रेप्टोकाइनेस बाइंड टू द प्लाज्मिनोजन फॉर्मिंग द प्लाज्मिनोजन स्ट्रेप्टोकाइनेस कॉम्प्लेक्स। Second, this complex activates the substrate plasminogen into active plasmin. Plasmin degrades fibrin into clots, thus dissolving blood clots. तो ये 3 स्टेप आपको अच्छे से याद रखना है। जो मैंने लेफ्ट स्क्रीन पे डायग्राम बना के बताया था, वही यहाँ पे मैंने लैंग्वेज लिखी है। सबसे पहले ये बनेगा कॉम्प्लेक्स, फिर प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में कन्वर्ट होगा एंड देन इट विल डिसॉल्व द क्लोट। एंड दिस इज द डायग्राम यू कैन मेक, जिसमें आप दिखा देना यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड वेसल का डायमीटर कम हो गया है, ठीक है? अब उसमें ये क्लोट इकट्ठे हो रहे हैं। ये स्ट्रेप्टोकाइनेस नाम का टैबलेट है, ये जहाँ आगे जाके यहाँ पे एक्ट करेगा और इन क्लोट को डिसॉल्व कर देगा। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स, गिव 2 एग्जांपल्स। इसमें पूछा है कि बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और उनके 2 एग्जांपल्स हमें बताने हैं, ठीक है? तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स एक्चुअली ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो आपकी सॉइल है जिसके ऊपर आप फसल उगा रहे हो, वो फर्टाइल होनी चाहिए अच्छी फसल के लिए, है ना? इसलिए बायो फर्टिलाइजर्स का हम उपयोग करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल तरीके हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। अब कैसे बढ़ाते हैं? वो लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, है ना? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है कि ये आपका एयर है, एयर के अंदर N2 गैस मौजूद है, N2 गैस एयर के अंदर मौजूद है। तो ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सॉइल के अंदर होते हैं। ये सॉइल है, सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो ऑलरेडी होते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? इस N2 गैस को ना फिक्स करेंगे, मतलब N2 गैस को कन्वर्ट करेंगे मिनरल में, जिस और सॉइल में डिपॉजिट करते चले जाएंगे। इससे क्या होगा? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो ना? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बायो फर्टिलाइजर्स का। तो बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। इनको ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम काम में लेते हैं और ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन एयर से निकाल के सॉइल में डिपॉजिट करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको याद करने को भी बोला था। सबसे पहला एग्जाम्पल था इसका साइनोबैक्टीरिया करके। साइनोबैक्टीरिया लिख लेना, ठीक है? साइनोबैक्टीरिया है ये, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें भी 2 नाम है जो आपको याद रखना है। एक है एनाबेना, ठीक है? इसका एमसीक्यू आता है। एनाबेना एक नाम है और दूसरा है नोस्टॉक। दूसरा नाम है नोस्टॉक, एक नाम है एनाबेना। अब ये एनाबेना को आप याद कैसे करो? एक मूवी आया था एनाबेला करके। एनाबेला एक हॉरर मूवी था हॉलीवुड। उससे आप एनाबेना नाम का बैक्टीरिया याद रख लेना कि बहुत डरावना होता है लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, एनाबेना। और साथ में एनाबेना नोस्टॉक, ठीक है? तो ये बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं एंड ये ऑर्गेनिक बायोमास बढ़ाते हैं और फिर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, इसलिए इनको बायो फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, एक तो साइनोबैक्टीरिया हो गया आपका, है ना? दूसरा एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है वो है एजोटोबैक्टर।
एज़ो का मतलब कोई बताएगा? एज़ो का मतलब क्या होता है? हर चीज़ में ना मतलब ढूँढिए, कुछ ऐसे मग अप नहीं करना है ज़्यादा आपको। हर चीज़ का मतलब है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस में कोकस का मतलब था कॉइन शेप बैक्टीरिया, है ना? ऐसे एज़ो का मतलब होता है नाइट्रोजन। एज़ो का मतलब होता है नाइट्रोजन, ठीक है? तो एज़ोटोबैक्टर उन बैक्टीरिया को बोलते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो अगेन इसका न मतलब भी वहीं से निकला है, ठीक है? तो ऐसे आपको ये याद रखनी है चीज़ें, ओके? सो आपको राइट स्क्रीन पे मैंने लिख के भी दी हैं सेम चीज़ें जो मैंने आपको अभी समझाई हैं, तो लेट्स सी। बायोफर्टिलाइजर्स का पहले आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है। तो डेफिनेशन तो आपका ये है कि बायोफर्टिलाइजर्स कंसिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एक्ट टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। दे आर वाइडली यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंड देन एग्जांपल्स में आप लिखोगे साइनोबैक्टीरिया लाइक एनाबेना नॉस्ट्रॉक। इनको काम में लेते हैं एज बायोफर्टिलाइजर्स क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और ऑर्गेनिक बायोमास सॉइल को बढ़ाते हैं। तो ये डायग्राम कुछ दे रखा है। पहला है एनाबेना अजोले, कुछ ग्रीन कलर का ऐसा दिखेगा, और नोस्टॉक ऐसा लंबा सा थ्रेड जैसा ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ये नोस्टॉक है। फिर सेकेंड एग्जाम्पल दिया है आपको एजोटोबैक्टर, सेकेंड लाइन में देखिए एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये भी इंक्रीज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी, ठीक है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बढ़ाएंगे। इसका डायग्राम देखिए ऐसा होता है, इसमें ऐसे फिलामेंट्स निकले होते हैं थ्रेड जैसे, इसके बैसिलस जैसे बॉडी से। बैसिलस मतलब कि रोड शेप इसका बॉडी होता है जिसमें से ऐसे थ्रेड जैसे फिलामेंट्स निकले हुए हैं, और इसका नाम है एजोटोबैक्टर। ओके, तो या दिस इज अबाउट इट। Now we will move to the long answer type of questions. Okay, we will see long answer type of questions now. So let me clear all the things on left screen and then we will start with long answer type of questions. Okay, so almost everything is clear. Now we will start. Yeah. So question number first. Question number first है कि why is aerobic degradation more important than anaerobic degradation? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि जो एरोबिक डिग्रेडेशन है, एरोबिक का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ऑक्सीजन वाला जो डिग्रेडेशन है, डिग्रेडेशन का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को खा के तोड़ना। तो दैट इज एरोबिक डिग्रेडेशन। सो एरोबिक, इसमें पूछा है कि व्हाई एरोबिक डिग्रेडेशन मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। वाई एरोबिक डिग्रेडेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनोरोबिक। एनोरोबिक का मतलब है जहां पे ऑक्सीजन का नीड नहीं है, जहां पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, दैट इज कॉल्ड एनोरोबिक एंड एरोबिक, ठीक है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वेस्ट वाटर्स रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। तो इसमें पूछा है कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम करते हैं, ठीक है, जब हम गंदे पानी को साफ करते हैं तो उसके अंदर एरोबिक डिग्रेडेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है देन एनारोबिक डिग्रेडेशन। ऐसे वेस्ट वाटर का बात की है जिसके अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है, उस वेस्ट वाटर की यहाँ पे बात की है और पूछा है। तो सबसे पहले देखिए जो ये एरोबिक एनारोबिक डिग्रेडेशन होता है वो किस स्टेप में होता है। मैंने आपको बार बार बताया, मैं दोबारा बता रही हूँ, एक चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए, ये आपका जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है ना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो इस ट्रीटमेंट में 3 स्टेप होते हैं आपके। पहला होता है प्राइमरी स्टेप, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शरी। प्राइमरी स्टेप जो होता है वो फिजिकल स्टेप भी बोलते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल, एंड टर्शरी को बोलते हैं हम केमिकल। तो ये जो एरोबिक और एनारोबिक की जो भी बात हो रही है इधर, एनारोबिक एंड एरोबिक, ये सब ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके किसी ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है उसको एरोबिक बोला है, ठीक है, और एक जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है उसको एनारोबिक बोला है। दैट इज अ डिफरेंस। तो ये सारा जो स्टेप है ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जाएगा, विच इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट की हम ज्यादा बात करेंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट का तो डायग्राम यहाँ पे दे ही रखा है, ओके। तो इस ट्रीटमेंट में क्या है, रो सीवेज जा रहा है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में अगर आप देखोगे वेस्ट वाटर जा रहा है, एंड यहाँ पे चैम्बर है, ग्रिट चैम्बर है, यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है जो भी मिट्टी वगैरह है उसकी इस चैम्बर के अंदर,
उसके बाद उसको प्राइमरी क्लेरिफायर में छोड़ रहे हैं और प्राइमरी क्लेरिफायर के बाद जो भी स्लज निकल के आ रहा है उस स्लज को हम डिस्पोज कर रहे हैं। अब बचा हुआ जो भी पानी है जो आपके प्राइमरी टैंक से निकला है वो सारा का सारा पानी हम एरेशन टैंक में भेज रहे हैं। ये देखिए ये एरेशन टैंक होता है। ये एरेशन टैंक सेकेंडरी ट्रीटमेंट के स्टेप के अंदर होता है। इस एरेशन टैंक के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको वहां पे खा के खत्म करते हैं और पानी को साफ करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ से ट्रीटमेंट होता है तो एक सेकेंडरी स्लज बनता है। उस सेकेंडरी स्लज को हम सेकेंडरी इफ्लुएंट जो होता है वो पानी होता है और जो बचा कुचा नीचे जमीन इसके बॉटम पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज या फिर सेकेंडरी स्लज। अब यहाँ से एक्टिवेटेड स्लज निकला, एयर कंप्रेसर में डाला और तुम्हें पता है ये जो एक्टिवेटेड स्लज होता है ना इसको दोबारा से इस एरेशन टैंक में दोबारा से डालते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न स्लज करके देख रहे हो आप, एरो बना हुआ है, ये यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे, और फिर यहाँ से दोबारा से एरेशन टैंक में जाता है। तो 2-3 राउंड इसके एरेशन टैंक के सेम पानी के निकलते हैं। फिर यहाँ से जो पानी निकलता है वो सेकेंडरी क्लेरिफायर में जाके टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए आगे चला जाता है। तो ऐसा प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। और मोस्टली देखिए एरेशन टैंक के वहां पे एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं तो एरोबिक डिग्रेडेशन ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर को आसानी से खत्म कर देगा। ये भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एक डायग्राम है जिसमें वेस्ट वाटर आ रहा है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, मेम्ब्रेन से फिल्टर करके पानी निकल रहा है बाहर। तो नीचे देखेंगे तो आपको दिखेगा कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे बैक्टीरिया, सॉलिड एंड वाटर है, ठीक है। तो यहाँ से जो मेम्ब्रेन है ना ये पानी को बाहर निकाल रही है और बैक्टीरिया, सॉलिड और वाटर को एक जगह रोक रही है, मेम्ब्रेन से पास नहीं हो रहा है, इसलिए ये मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्यों एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं रादर देन एनारोबिक इन ट्रीटमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वेस्ट वाटर। तो देखिए अगर लार्ज वॉल्यूम होगा वेस्ट वाटर का तो ऑब्वियसली वी नीड अ लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात हम मेजरली करेंगे क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जैसे मैंने इधर बताया। तो पहले तो आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट का डेफिनेशन लिखोगे क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेटा, तो हमें हर चीज बेसिक से समझानी होती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आता है लॉन्ग वाला तो आपको हर चीज की डेफिनेशन लिखना होता है जिससे वो क्वेश्चन इतना बड़ा आप लिख पाओ और आपको पूरे पूरे 8 नंबर उसके मिले, 8 या 10 नंबर जितने का भी वो आता है, ठीक है। तो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो है एरोबिक डिग्रेडेशन इज यूज्ड इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व द यूसेज ऑफ द फॉलोइंग। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, एरोबिक डिग्रेडेशन होता है। अब उसके अंदर क्या क्या होगा, एरेशन टैंक होता है, सेटलिंग टैंक होता है, ठीक है। एरेशन टैंक जो होता है और एनारोबिक डाइजेस्टर भी होता है। 3 चीज होती है आपकी सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर। पहला एरेशन टैंक, मैंने एरेशन टैंक की बात की है, मैंने सेटलिंग टैंक की बात की है, मैंने एनारोबिक डाइजेस्टर की बात नहीं की है अभी तक नहीं की है। आपको यहाँ पे देखो डायग्राम में एरेशन टैंक दिखाया है और ये सेकेंडरी टैंक है जहाँ पे वो नीचे बॉटम पे जाके इकट्ठा हो रहा है जो भी गंदगी है, सेटलिंग टैंक इसको बोलते हैं। तो ये आपका सेटलिंग टैंक है सेकेंडरी टैंक, ये आपका एरेशन टैंक है। यहाँ पे एक एनारोबिक डाइजेस्टर भी लगा होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के जो भी गंदगी है उसको खत्म कर देते हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो एक एनारोबिक डाइजेस्टर भी होता है। तो पहले एरेशन टैंक के बारे में आप बताएंगे। द वेस्ट वाटर इज एरेटेड कॉन्स्टेंटली, देखिए यहाँ पे लिखा है द वेस्ट वाटर इज एरेटेड कॉन्स्टेंटली सो दैट फ्लॉक्स कैन डेवलप। एरेटेड कॉन्स्टेंटली का मतलब है वेस्ट वाटर के अंदर लगातार ऑक्सीजन का सप्लाई किया जाता है जिससे कि फ्लॉक्स कैन डेवलप। फ्लॉक्स का मतलब है ऐसे ऑक्सीजन डिमांड वाले बैक्टीरिया डेवलप हो जाएं जो आगे जाके आपकी गंदगी साफ करने में हेल्प करे। तो फ्लॉक्स आर मासेस ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया मैस्ड इन विद फंगल फिलामेंट्स, ठीक है। फंगल और बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है, एरोबिक फंगस और एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टेक्स प्लेस हियर। जो भी एरोबिक डिग्रेडेशन होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर का, जो भी आपके वेस्ट वाटर में है वो इधर होता है। ये सारे बैक्टीरिया फंगस मिलके सारा ऑर्गेनिक मैटर को खा जाते हैं ऑक्सीजन के सप्लाई के प्रेजेंस में। फिर आता है सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक के अंदर क्या होता है, सेटल डाउन होती है चीजें, मैंने जैसा कि बताया था जो भी गंदगी है वो बॉटम पे जाके बैठ जाएगी, ऊपर का जो भी सुपर नेटेड पानी होगा उसको निकाल दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। फिर आता है आपका एनारोबिक डाइजेस्टर।
मोस्ट ऑफ द सेडिमेंटेड फ्लॉक इज पम्प्ड इनटू दीज डाइजेस्टर्स। अब जो भी एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक फंगस, जो भी फ्लॉक बनी थी, फ्लॉक किसको बोलते हैं? बैक्टीरिया और फंगस को बोलते हैं जो एरोबिक होते हैं। ये सारे हमने सेटल कर दिए सेटलिंग टैंक में। अब ये जो भी सेटलिंग टैंक में सेटल हुआ है, इन सबको एनारोबिक डाइजेस्टर्स में भेज दिया जाता है। अब एनारोबिक डाइजेस्टर्स के अंदर क्या होता है ना, इनसे भी बड़े बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती है, उनको इनसे भी बड़े बैक्टीरिया माना जाता है। जैसे मिथेनोजेंस होते हैं, मिथेनोबैक्टीरियम एक एग्जाम्पल है, जो मीथेन गैस को रिलीज करते हैं अपने डिग्रेडेशन के बाद। तो ये जो छोटे मोटे बैक्टीरिया थे जो ऑर्गेनिक एनारोबिक थे, ठीक है, जो ऑक्सीजन का यूज कर रहे थे, उनको ये एनारोबिक डाइजेस्टर वाले बैक्टीरिया खा जाते हैं। वो होता है एनारोबिक डाइजेस्टर। डाइजेस्टर मतलब खा जाते हैं उनको, ठीक है। फिर एरोबिक डिग्रेडेशन और एनारोबिक डाइजेशन के बारे में आप अलग अलग से एक्सप्लेन करना एंड फिर बताना कि क्यों एरोबिक ज्यादा है। तो बेसिक सा रीजन यही है, द फ्लॉक फॉर्म इन द एरेशन टैंक कंटेन heterotroph that actively use organic matter for metabolism. This significantly reduce the organic matter of the sewage. ठीक है, जो भी वहां पे बैक्टीरिया थे वो सब ऑर्गेनिक मैटर को खाना समझ के खा जाते हैं, जिससे हमारा जो पानी है वो क्लियर हो जाता है। और पानी से जब ऑर्गेनिक मैटर निकलता है तो पानी का जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो भी गिर जाता है। तो वेस्ट वाटर सूटेबल होता है फॉर डिस्चार्ज इनटू दी वाटर बॉडीज, क्योंकि हमारा ना एक क्राइटेरिया होता है कि जब भी हमारा वाटर बॉडीज के अंदर हम सीवेज का पानी ड्रेन करेंगे तो उस पानी का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होना चाहिए। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होना चाहिए उनका। तो उस इसकी हेल्प से क्या होता है, जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो गिर जाता है। ठीक है, तो मेकिंग द वेस्ट वाटर सुटेबल फॉर डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडी, दिस इज बिकॉज लोअर बीओडी सिग्निफाइज लेस पॉल्यूटिंग पोटेंशियल ऑफ वाटर। इसलिए जो लोअर बीओडी है, लोअर बीओडी मतलब लोअर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जब ऑर्गेनिक मैटर चला गया पानी से तो लोअर बीओडी हो गया, और ये सिग्निफाई करता है लेस पॉल्यूटिंग पोटेंशियल ऑफ वाटर, पानी का कम पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। एडिशनली दिस प्रोसेस इज फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो राइट लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए, हम एरोबिक के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। एरोबिक, ठीक है, एन से मैं लिखूंगी एनारोबिक। तो एनारोबिक का तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि ये जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, ये फास्ट है, और जो मेन पॉइंट है वो ये है स्टार मार्क करके, ये बीओडी जो है पानी का उसको गिरा देता है, उसको डिक्रीज करता है। बीओडी गिरता है ना तो इसको वाटर बॉडीज में हम आसानी से रिलीज कर सकते हैं। अब एनारोबिक के पॉइंट्स देखते हैं। एनारोबिक के क्या पॉइंट्स है? एनारोबिक डिग्रेडेशन हैपेंस इन द एनारोबिक डाइजेस्टर, इज नॉट कंसिडर्ड फॉर लार्ज वॉल्यूम्स बिकॉज द प्रोसेस इज स्लो एंड देयरफॉर विल नॉट बी एफिशिएंट। ये लार्ज वॉल्यूम्स के लिए प्रेफर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, पहली चीज आप जो लिखोगे लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए, ये स्लो है। तो अगर बहुत ज्यादा पानी होगा तो उसमें कोई हेल्पफुल नहीं होगा, and therefore will not be efficient in a sewage treatment plant that receives a lot of waste water every day. Also, it's not the primary method of reduction of organic matter in sewage. ठीक है, ये स्लो है इसलिए बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ पानी, लार्ज अमाउंट ऑफ पानी के लिए ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। और दूसरा, ये कोई प्राइमरी मेथड ऑफ रिडक्शन नहीं है ऑर्गेनिक मैटर का, मतलब इससे हम सीधे मतलब डायरेक्टली ऑर्गेनिक मैटर कम नहीं कर रहे हैं। ऑर्गेनिक मैटर कम होने का मतलब है बीओडी कम होना, बीओडी इससे हम कम नहीं कर पा रहे हैं। बीओडी तो आपका एनारोबिक बैक्टीरिया ही कम कर रहा है डायरेक्ट, उन एरोबिक बैक्टीरिया को खाने का काम कर रहा है बस एनारोबिक डाइजेस्टर। ठीक है, आई होप मैंने इतना ज्यादा इसके बारे में बताया तो आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई मिस्टेक मत करना, बिकॉज दिस इज, एज आई सेड, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड यू विल गेट क्वेश्चन ऑन दिस, यू विल गेट। इतने सारे क्वेश्चन हमने इसी के देखे हैं तो ऑब्वियसली इसका क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। ओके, we don't have much time, so we are just done with first LAQ. Now we will start with second. तो देखिए सेकेंड एलएक्यू क्या बोल रहा है। सेकेंड एलएक्यू बोल रहा है कि डिस्कस अबाउट द मेजर प्रोग्राम्स दैट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड फॉर सेविंग मेजर इंडियन रिवर्स फॉर पॉल्यूशन। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि वो सारे प्रोग्राम्स बताओ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है ना जो ये सारे प्रोग्राम्स करती है, तो वो सारे प्रोग्राम्स बताओ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किए हैं फॉर सेविंग मेजर इंडियन रिवर्स फ्रॉम पॉल्यूशन। मतलब बेसिकली
रिवर पॉल्यूशन जो है उसको कम करने के लिए कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने चालू किए हैं? तो ये तो देखिए थोड़ा-सा वैसा क्वेश्चन हो गया कि आपको याद होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है? इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ आप समझ के लिख दोगे। तो मेजर प्रोग्राम्स में तो सबसे पहले तो आपका आएगा, आप लेफ्ट स्क्रीन पे देखते जाइए, मैं आपको सारे प्रोग्राम्स वन बाय वन एक्सप्लेन करके बताती जाऊँगी। हमारी इंडिया की मेजर रिवर कौन-सी है? ये बताइए। 2 ही मेजर रिवर हैं जो हमारे इंडिया में हैं, तो आपको आसानी होगी याद करने के लिए। पहली है गंगा और दूसरी है यमुना। गंगा आपकी उत्तराखंड ऋषिकेश से आके यूपी से निकल के कहाँ पे ड्रेन होती है? कहीं तो ईस्ट में जाके ड्रेन होती है, ठीक है? एंड यमुना तो दिल्ली में भी निकलती है, नॉर्थ से आती है, दिल्ली तक निकलती है। तो ये 2 रिवर्स हैं आपकी गंगा एंड यमुना। तो मेजर जो रिवर्स हैं उन्हीं के नाम पे एक्शन प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं। पहला है गंगा एक्शन प्लान और दूसरे का नाम है आपका यमुना एक्शन प्लान। यमुना एक्शन प्लान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम्स निकाले हैं। अब इनके बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। सबसे पहले तो सीवेज हैज़ टू बी, पहले तो आपको इंट्रोड्यूस करना है कि देखिए क्यों आपको रिवर को बचाना है, रिवर को पॉल्यूशन से निकालना है। ये चीज़ें आपको पहले तो इंट्रोड्यूस करनी है, ठीक है? उसके बाद आप आगे की चीज़ें बताएँगे कि कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं और उन प्रोग्राम्स में क्या होता है। ऐसे आपको अप्रोच रखनी होती है जब भी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले तो सीवेज हैज़ टू बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजल इंटू वाटर बॉडीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन। ठीक है, पहला स्टेप तो यही है कि सीवेज हैज़ टू बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजल इनटू वाटर बॉडीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन ऑफ द वाटर बॉडीज. Pollution of rivers lead to an imbalance in the ecosystem. The main source of pollution in the river and Ganga and Yamuna is untreated sewage. जो इसमें पहले ही लिखा हुआ है कि जो मेन सोर्स है पॉल्यूशन का फॉर द रिवर गंगा एंड यमुना वो है अनट्रीटेड सीवेज एंड सीवेज को सबसे पहले हमें ट्रीट करना चाहिए, पहले करना चाहिए बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज, ठीक है? ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि पॉल्यूशन अगर रिवर का हो गया तो इकोसिस्टम का इम्बैलेंस हो जाएगा। आपको ये रीजन लिख के आना है। और मेन सोर्स जो होता है पॉल्यूशन का वो होता है सीवेज। Therefore, Ministry of Environment and Forest, Government of India has initiated Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan. अब आपको गंगा एक्शन प्लान देखते हैं क्या है। देखिए, गंगा एक्शन प्लान का जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का लेवल कम करेंगे नियर द अर्बन सिटीज। जो बड़ी-बड़ी अर्बन सिटीज है ना जहाँ से गंगा रिवर निकलती है, जैसे कौन-कौन सी सिटीज है वो? ऋषिकेश है, वाराणसी है, यूपी, उत्तराखंड है ना? जहाँ से गंगा रिवर निकलती है वहां पे हम वाटर पॉल्यूशन का लेवल रिड्यूस करेंगे। Many sewage treatment plants have been proposed to be constructed in these areas. तो जहाँ पे भी हमें वाटर पॉल्यूशन कम करना है वहां पे क्या किया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को कंस्ट्रक्ट किया गया। सीवेज ट्रीटमेंट के प्लांट्स बनाए गए जहाँ पे पानी को साफ किया जाता है। Prime Minister Narendra Modi has also announced Ganga River Basin Authority for the purpose of planning, implementing and monitoring the river. फिर आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताना है कि श्री नरेंद्र मोदी जी हैज ऑल्सो अनाउंस्ड गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी अनाउंस किया है फॉर द पर्पज ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द रिवर। तो ये सारे प्रोग्राम्स उन्होंने गंगा रिवर के लिए निकाले हैं। फिर आता है यमुना एक्शन प्लान पे। यमुना एक्शन प्लान के अंडर कंस्ट्रक्शन हुआ है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का, पंपिंग स्टेशंस का, स्वीयर्स का, एज वेल नॉन स्वीयर फैसिलिटीज का, जैसे पब्लिक टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस, क्रेमेटोरिया, पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन को प्रपोज किया गया है फॉर द यमुना रिवर। यमुना रिवर को पॉल्यूशन से बचाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं, पंपिंग स्टेशंस लगाए गए हैं, स्वीयर्स और नॉन स्वीयर फैसिलिटीज दी गई हैं। फिर हमें लिखना है क्या आपका सिग्निफिकेंस है। तो देखिए आपका ना अभी सेकंड क्वेश्चन का एक ही पार्ट हमने किया है, अब देखिए इसमें दूसरा पार्ट भी है। तो दूसरे पार्ट का क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं कि क्या है। लेट स्क्रीन पे देखिए, गंगा हैज रिसेंटली सॉरी हाँ सेकंड ये है, गंगा हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर द नेशनल रिवर। गंगा को अभी अभी नेशनल रिवर बोला गया है। तो इसमें लिखा है कि डिस्कस द इम्प्लीकेशंस बताने विद रिस्पेक्ट टू पॉल्यूशन ऑफ दिस रिवर। ठीक है, अब इसमें ये बताना है कि क्या इम्प्लीकेशंस है, मतलब
क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है? अगर हम इस रिवर को पॉल्यूट कर दे मान लो, मतलब गंगा जो आपकी नेशनल रिवर बोली गई है, वो रिवर आपकी मान लो पॉल्यूट हो जाए, तो इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा? मतलब क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा अगर गंगा को हमने पॉल्यूट कर दिया तो? ये इसमें लिखा गया है, तो वो आपको बताना है कि क्यों हमको इसको साफ करना है और अगर पॉल्यूट हो गया तो क्या-क्या हो सकता है? तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है अगर गंगा रिवर पॉल्यूट हो गई तो क्या हो सकता है? तो देखिए सबसे पहले तो आप बताओ रिवर की इम्पोर्टेंस क्या है? उसके बाद हम बताएँगे कि अगर रिवर पॉल्यूट हो गई तो फिर क्या होगा? तो सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर पहले आपको लिखना है। तो रिवर गंगा इज सैक्रेड टू द हिंदू। सैक्रेड का मतलब है पवित्र है हिंदू रिलीजन के लिए and has great economical importance as many people from cities like Varanasi and Patna depend on upon its sources। और इसका great economical importance है क्योंकि बहुत सारे लोग वाराणसी और पटना जैसे शहरों से इसके ऊपर डिपेंड है अपनी रिसोर्सेस के लिए। मतलब कुछ लोग इस रिवर का पानी पीते हैं, कुछ लोग का घर इस रिवर के थ्रू चलता है और मच्छी खाने वाले लोग होते हैं ना, तो इट्स लाइक बहुत सारा सिग्निफिकेंस है इस रिवर का फॉर द लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एंड मिलियंस ऑफ पीपल। तो गंगा प्रोवाइड वाटर टू अबाउट 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अक्रॉस 11 स्टेट। गंगा ही एक ऐसी नदी है जो पानी को प्रोवाइड करती है पीने के लिए फॉर टू 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। मतलब हमारे पूरे देश का जो 40% पॉपुलेशन है उनको पानी मिलता है गंगा रिवर की वजह से। अब अगर इसका पॉल्यूशन हो गया तो क्या होगा? सबसे पहले तो गंगा इज कंसिडर्ड एज द 5th मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर एनालिसिस ऑफ गंगा वाटर shows there is a significant amount of enteric microbes and heavy metals। तो जब हमने एनालिसिस किया तो हमने देखा कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट है माइक्रोब्स का, ठीक है, और हेवी मेटल्स का। बिसाइड्स द मर्क्यूरी लेवल्स इन द फिशेस एक्यूमुलेट टू हजार्डियस लेवल्स। तो इसके अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा हेवी मेटल्स है ना, तो इसके अंदर जो मछलियां हैं जो पल रही है उनके अंदर भी मरकरी। मछलियां क्या है, पानी के अंदर ही खाती है, पानी के अंदर मेटल है, तो मछली के अंदर भी मरकरी का लेवल हाई हो गया है और उसी मछली को इंसान खाता है। इंसान के अंदर भी मरकरी जाएगा तो इंसान की हेल्थ पे नुकसान होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड अ गंगा एक्शन प्लान टू क्लीन द गंगा रिवर। और इसके अंदर कौन कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व है वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। ये 3 स्टेट हैं जो इस एक्शन प्लान में इन्वॉल्व है। अब आपको पता हो गया ना कि क्यों हमें रिवर साफ करनी चाहिए। अगर रिवर साफ नहीं हुई तो क्या क्या हमें चीजें भुगतनी पड़ेंगी, वो सब चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवर के अंडर, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज आस्किंग ड्रॉ अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ बायोगैस प्लांट। एक बायोगैस प्लांट का हमें स्केच बनाना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। एंड लेबल इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। हमें इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स को लेबल करना है, जैसे गैस होल्डर बताना है क्या होता है, स्लग चैम्बर बताना है, डाइजेस्टर बताना है, सॉरी, हाँ डाइजेस्टर बताना है आपको क्या होता है डाइजेस्टर, एंड डंग प्लस वाटर चैम्बर बताना है। 4 चीजें तो आपको ऐसे हाईलाइट करके स्केच के अंदर लेबल करनी है। क्या क्या करना है, गैस चैम्बर बताना है, गैस होल्डर बताना है, स्लज चैम्बर बताना है, डाइजेस्टर बताना है, डंग प्लस वाटर चैम्बर बताना है। तो देखिए डायग्राम कुछ ऐसा है। इतना अच्छा डायग्राम नहीं बना है मेरे से, मैंने ट्राई किया है बट ठीक है, ये डायग्राम भी चल जाएगा आपका। कोई अच्छा आर्टिस्ट है आप में से तो वो आर्टिस्ट बना लेना कोई अच्छा सा डायग्राम, पर मोटा मोटा ये डायग्राम सही है। तो देखिए डायग्राम में क्या क्या है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला था गैस होल्डर बताना है क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले तो आउटलेट आपको बनानी है, ऊपर से चालू करना है। आउटलेट का मतलब है यहाँ से जो गैस है वो निकलेगी। आउट आउट मतलब बाहर निकलेगी, ठीक है। आउटलेट बन गई। आउटलेट के बाद आपको नीचे आउटलेट के जस्ट नीचे यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल शेप का एक चैम्बर बनाना है और ये है गैस होल्डर, मतलब यहाँ पे गैस स्टोर होगी। गैस यहाँ पे स्टोर हो गई, उसके बाद आउटलेट से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और फिर नीचे गैस होल्डर के जस्ट नीचे ये जो बड़ा सा चैम्बर है ना, ये है डाइजेस्टर आपका। ये होता है डाइजेस्टर। यहाँ पे ना बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो भी मटेरियल आप डालते हो
बायोगैस के लिए, वो उस पे डाइजेस्ट करते रहते हैं, उसको खाते रहते हैं, डाइजेस्ट करते रहते हैं और डाइजेस्ट करके वो गैस पास करते रहते हैं, जो गैस यहाँ पे आके इकट्ठी होती है गैस होल्डर में और यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो ये हो गया आपका डाइजेस्टर। अब डाइजेस्टर के अंदर जो मटेरियल आता है वो कहाँ से आता है? वो आता है आपका स्लरी टैंक से, जिसको हम डंग एंड वाटर चैम्बर बोलते हैं। क्वेश्चन में भी बोला था कि उसको मार्क करना है। ये आपका डंग एंड वाटर चैम्बर, इसके अंदर पानी होता है और जो काऊ कैटल का डंग होता है वो होता है। इसको डाइजेस्टर के अंदर ऐसे ट्रांसफर किया जाता है, ये है। ठीक है? और फिर आपको मार्क करना था स्लग चैम्बर। स्लग चैम्बर क्या होता है? मान लीजिए आपकी गैस निकल गई, आपने जो भी यहाँ पे डंग और वाटर दिया था वो सब डाइजेस्ट हो गया, पर कुछ चीजें बच जाती है ना, मतलब पूरा गैस में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, थोड़ा बहुत डाइजेशन के बाद ये जो डंग था वो बचेगा, उसको बोलते हैं हम स्लज, जो वेस्ट है। स्लज को हम दोबारा ट्रांसफर करते हैं स्लज चैम्बर के अंदर। यहाँ से स्लज ट्रांसफर हो जाएगा स्लज चैम्बर में, यहाँ से स्लरी टैंक है, ठीक है, यहाँ से डंग और वाटर चैम्बर आ जाएगा। ये पूरा डाइजेस्टर है, यहाँ पे डाइजेशन चल रहा है, जो गोले गोले दिख रहे हैं आपके बैक्टीरिया है जो लगातार डाइजेस्ट करते जा रहे हैं। यहाँ पे गैस होल्डर है, यहाँ पे गैस इकट्ठी होगी और यहाँ से गैस बाहर निकल जाएगी। ये जो स्लज है ना, इसको दोबारा से हम डंग एंड वाटर चैम्बर में डालते हैं और दोबारा से इसको इस प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं, जिससे और गैस प्रोड्यूस कर सके हम। तो ये आपका डायग्राम है। तो आपको थोड़ा-सा डायग्राम लिख के इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन भी करना है। तो जो बायोगैस प्लांट है उसके अंदर स्लरी टैंक है दैट एक्ट्स एज़ एन इनलेट। स्लरी टैंक एक इनलेट की तरह है। इनलेट मतलब जहाँ से चीज़ अंदर आ रही है। तो दैट इज़ द इनलेट फॉर कैटल डंग एंड वाटर। देन डाइजेस्टर टैंक जिसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एग्जाम्पल मिथानोबैक्टीरियम, मिथानोजेंस, ठीक है? फिर आपका गैस होल्डर। गैस होल्डर जो होता है वो बायोगैस जो भी प्रोड्यूस हो रही है उसको होल्ड करेगा, उसको स्टोर करेगा। फिर आपका है स्लज टैंक दैट कलेक्ट द स्पेंट स्लरी, जो भी बचा हुआ है उसको स्लज टैंक इकट्ठा करेगा, तो दैट इज स्लज टैंक। एंड देन है आपका लास्ट आउटलेट पाइप फॉर बायोगैस सप्लाई फॉर द नियर होम्स। ये आउटलेट पाइप है, यहाँ से जितना भी गैस होता है वो सप्लाई किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। तो ये वाला डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्क्राइब द मेन आइडियाज बिहाइंड द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। इसके अंदर लिखा है कि हमें मेन आइडियाज बताने हैं बिहाइंड द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। जो भी पेस्ट है, पेस्ट क्या होते हैं? जो इंसेक्ट्स हैं जो आपकी फसलों को खाते हैं उनको बोलते हैं पेस्ट। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज का मतलब ये है जो भी आपकी फसल होती है उन पे इंसेक्ट खाते हैं उनको तो पेस्ट बोलते हैं। और जो भी प्लांट को बीमारियां हो जाती है ना, बैक्टीरिया वगैरह उनके अंदर चले जाते हैं पैथोजेंस, और प्लांट भी बीमार होते हैं, जैसे आप ह्यूमन बींग्स बीमार, एनिमल बीमार होता है, ऐसे प्लांट भी बीमार होता है। प्लांट की भी बीमारियां होती है। प्लांट की बीमारियों को और प्लांट के पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स हैं। बायोलॉजिकल मतलब नेचुरल मेथड्स हैं। तो वो हमें नेचुरल मेथड्स के बारे में बताना है, उन आइडियाज को डिस्क्राइब करना है, डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन समझना आपको अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड। तो आई होप यू आर ओके विद द क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर फॉर दैट। ठीक है, तो देखिए, ये समझिए, यहाँ पे लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए, जैसे कि ये आपका एक खेत है जिसमें आपने प्लांट्स उगा रखे हैं। इन प्लांट्स पे इंसेक्ट्स आके बैठते हैं, है ना? पैथोजेंस आते हैं, बीमारियां करते हैं और ये सब करते हैं। तो ये हार्मफुल पेस्ट हो गए। तो हमने क्या किया, ये जो आपके इंसेक्ट्स थे या फिर जो भी बैक्टीरिया थे, इनके ऊपर हमने और ऑर्गेनिजम्स डाल दिए। मतलब हमने ऑर्गेनिजम्स का ही काम लिया, मतलब हमने कुछ ऐसे इंसेक्ट्स डाल दिए या फिर कुछ ऐसे हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम में लिए, जो जाके क्या किए, इन जो पेस्ट थे ना, जो यहाँ पे पीप फॉर पेस्ट पेस्ट थे, इनको भी खत्म कर दिए। मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पेस्ट खा लेगा और पेस्ट को अंदर, मतलब उनके लिए वो ना जहर की तरह होगा, वो पेस्ट के अंदर चले जाएंगे और पेस्ट को मार गिराएंगे। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो पेस्ट को ही खा जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो लोग ना ये फसलों को कोई हार्म नहीं करेंगे। ऐसे हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स लिए जो हेल्प किए। फिर ऐसा भी था कि प्रेडेटर्स, उनको हमने बोला, फर्स्ट पॉइंट तो हो गया प्रेडेटर्स, जो पेस्ट को खा रहा है, ठीक है। एंड ये जो प्रेडेटर्स हैं ये आपकी फसल को नहीं खा रहे हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल स्पीसीज हो गई हैं, बेनिफिशियल हो गई हैं और बहुत ही स्पेसिफिक है। मतलब स्पेसिफिक का मतलब ये सब चीजों को नहीं खा रहा है। जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो अच्छे ऑर्गेनिज्म है, जो फसलों को
फर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं, फसलों का अच्छा ग्रोथ करवा रहे हैं, उनको नहीं खा रहे हैं, बस जो फसलों के लिए हार्मफुल है उनको खा रहे हैं। तो वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम इसको बोलते हैं। ये एक कलेक्शन ऑफ टेक्निक है जो यूटिलाइज होती है टू मैनेज पेस्ट इन आवर एनवायरमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है? दिस इज द कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स। कुछ नहीं है, ये टेक्निक्स ही है। टेक्निक्स का एक्चुअली कलेक्शन है जो हम काम में लेते हैं, जिन टेक्निक्स को हम काम में लेते हैं टू कंट्रोल पेस्ट इन आवर एनवायरमेंट। दिस वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल दैट नेचुरल प्रेडेटर्स ऑफ द पेस्ट आर यूज्ड। इसके अंदर हम क्या करते हैं? प्रेडेटर्स का काम लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया, प्रेडेटर्स क्या करेंगे? पेस्ट को जाके खा जाएंगे। ठीक है, पेस्ट को जहर की तरह रहेंगे, पेस्ट की तरह, या फिर पेस्ट को जाके ही खा जाएंगे, उनके लिए खाना होगा पेस्ट। प्रेडेटर्स का काम लेते हैं हम। ठीक है, सेविंग द इकोसिस्टम फ्रॉम द यूसेज ऑफ पॉल्यूटिंग केमिकल सब्सटेंसेस। हमने प्रेडेटर्स का काम इसलिए लिया जिससे कि हम केमिकल को यूज ना करें। केमिकल को यूज नहीं किया तो हमने केमिकल पॉल्यूशन को हटा दिया, है ना? इसलिए हमने इसका यूज किया। तो सेविंग हमने कर लिया इकोसिस्टम का फ्रॉम द यूसेज ऑफ, राइट स्क्रीन पे देखिए, वहीं से पढ़ रही हूँ मैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की हेडिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, तो usage of polluting chemical substances, it is therefore important to know the life cycle of pests and their different predators. इसलिए ये बहुत ही जरूरी है to know the life cycle pest की और उनके different predators की। तो some microbes जैसे trichoderma, bacillus thuringiensis, baculoviruses can be used in controlling plant disease and pest. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल भी हैं। क्या एग्जाम्पल है? आपको याद रखना है, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक फंगस होती है। बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस एक बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्यूलोवायरसेस, बैक्यूलोवायरसेस एक वायरस है। तो एक फंगस याद रखना, एक बैक्टीरिया याद रखना, एक वायरस याद रखना। क्या क्या? ट्राइकोडर्मा, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस एंड बैक्यूलोवायरसेस। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए राइट स्क्रीन पे। इनको काम में लेते हैं इन कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। द नेचुरल प्रेडेटर्स जैसे लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाइज। फिर आपको ये जो करते हैं ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो फंगस, बैक्टीरिया, वायरस के मैंने अभी नाम बताए। ये क्या करेंगे? ये आपके पेस्ट के ना गट के अंदर चले जाएंगे। जो भी पेस्ट का लार्वा, कैटरपिलर होता है ना, उनके एक्चुअली ये ना अंदर चले जाएंगे। गट, गट मतलब जहां से वो लोग खाना खाते हैं, वो खाना समझ के इनको खा जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? ये बहुत चालू होते हैं, ये उनके गट के अंदर जाएंगे और उनकी गट के अंदर छेद कर देंगे। ठीक है, जहां से खाने की नली है, उनकी खाने की नली में छेद कर देंगे, जिससे वो मर जाएंगे। तो ये करते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल आपका है प्रेडेटर्स का। प्रेडेटर्स के अंदर आएंगे लेडी बर्ड्स एंड ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज और लेडी बर्ड्स क्या करते हैं? इन पेस्ट को खा जाते हैं अपना खाना समझ के। ठीक है, तो दे कैन बी यूज अगेंस्ट एफाइड और मॉस्किटोज। जो एफाइड और मॉस्किटोज होते हैं ना, जो आपकी फसल को नुकसान करते हैं, उनको लेडी बर्ड्स और ड्रैगन फ्लाइज खा जाते हैं। तो आप, एक किसान क्या कर सकता है? एक किसान इन लेडी बर्ड्स और ड्रैगन फ्लाइज जो होती हैं, इनको अपने खेत में छोड़ सकता है, जिससे कि वो पेस्ट को कंट्रोल कर ले। या फिर ये इन माइक्रोब्स को लेके आ सकता है, बैसिलस thuringiensis, ट्राइकोडर्मा, बैक्टीरियोवायरसेस को, इनको अपने फसलों के ऊपर छिड़क सकता है। तो इससे पूरा बायोलॉजिकल कंट्रोल होगा। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है? इज अ प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिज्म दैट आर नेचुरल प्रेडेटर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द पैथोजेनिक पॉपुलेशन एंड प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। ओके, तो स्पीसीज, अब ये इनकी एडवांटेजेस क्या है ना, एक बार एडवांटेजेस हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। उसके बाद हमारा ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हमें बस क्वेश्चन के अंदर अलग से नहीं दिया था कि एडवांटेज डिस्कस करो। क्वेश्चन के अंदर आपको बस डिस्कस करना था, तो डिस्कशन में तो सब कुछ ही आएगा, है ना बेटा? तो अभी हम इसके एडवांटेजेस चेक करेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस है। ओके, या तो एडवांटेजेस के लिए आप प्लीज अपनी लेफ्ट स्क्रीन पे फोकस करना। मैं वहां पे आपको लिख के समझाने वाली हूँ, देन वी विल रीड फ्रॉम आवर राइट स्क्रीन। ओके, तो देखिए पहला एडवांटेजेस, एडवांटेजेस एडीवी। एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज तो ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कि सस्ता पड़ेगा, इतना महंगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है कि केमिकल पॉल्यूशन नहीं होगा। सब आप बना के लिख सकते हो, इतना कुछ रटना नहीं है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। केमिकल पॉल्यूशन कम हो जाएगा, तो पॉल्यूशन एनवायरमेंट में कम होगा, इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा। एंड पेस्ट आर मेंटेन अंडर मैनेजेबल लेवल्स। जो पेस्ट होंगे उनको फिर हम मैनेज कर पाएंगे, वो एक मैनेजेबल लेवल्स पे हम पहुंचा देंगे। फिर फोर्थ आप लिखोगे, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। फोर्थ आप लिखोगे स्पीसीज स्पेसिफिक।
स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब है कि ये बस पेस्ट को ही खा रहा है, हमारी फसलों को कोई, क्रॉप्स को कोई, प्लांट्स जो हमें उगाने हैं उनको कोई नुकसान नहीं कर रहा है। तो दैट इज स्पीसीज स्पेसिफिक, बस टारगेट ऑर्गेनिज्म को ही एलिमिनेट कर रहा है। तो देखिए राइट स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, डिपेंडेंस ऑन केमिकल से रिड्यूस, तो केमिकल पॉल्यूशन कम हो जाएगा, पेस्ट आर केप्ट अंडर मैनेजेबल लेवल्स, कोस्ट इफेक्टिव फॉर द फार्मर्स, ठीक है। फोर्थ स्पीसीज स्पेसिफिक है, टारगेट ऑर्गेनिज्म को ही एलिमिनेट किया जा रहा है एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को कोई हार्म नहीं है। और डायग्राम भी यहाँ पे एक दे रखा है, जो डायग्राम इसी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि एक हार्मफुल पेस्ट है और एक बेनिफिशियल स्पीसीज है, दोनों को सेम लेवल पे ले आए। ये जो बेनिफिशियल स्पीसी है ये पेस्ट को खा रहा है, तो पेस्ट कंट्रोल हो रहा है एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंडर ही ये सब कुछ हो रहा है, हम कहीं केमिकल नहीं डाल रहे, तो नेचुरल प्रेडेटर्स का काम कर रहे हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। 6 क्वेश्चन है आपके, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो बोल रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनट्रीटेड सीवेज इज डिस्चार्ज इनटू रिवर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, अभी हमने ऊपर रिवर को साफ करने की बात की थी, अभी इसमें बोल रहा है कि क्या होगा अगर हम पानी को बिना साफ करे हम भेज दें, रिवर के अंदर डाल दें, ठीक है। एक फोटो लगाया मैंने, हाँ ये रहा। देखिए इसके अंदर ये जो पानी है इसको साफ नहीं किया है, घरों से पानी आ रहा है, ये सारा पॉल्यूटेड पानी है जो घर से यूज होके आ रहा है, सीवेज का पानी है। यहाँ पे कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपको नहीं दिख रहा है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का एक फैसिलिटी है ना। तो यहाँ से जो ट्रीटमेंट वाला पानी है वो यहाँ से ट्रीट होके यहाँ से निकल रहा है, लेकिन बहुत सारा ऐसा पानी है जो ट्रीट नहीं हो रहा है, जो इधर से जा रहा है और सीधे आपकी रिवर में निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये साफ पानी है जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, ज़ूम हो गया है क्या? हाँ, ये देखिए ये सीवेज वाला पानी है जो साफ नहीं है, ब्राउन ब्राउन दिखाया गया है, और ये ट्रीट वाला पानी है, ये ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे है। लेकिन बहुत सारा पानी है जो घरों से डायरेक्ट आ रहा है और फिर रिवर में जा रहा है। तो क्वेश्चन में बात ये पूछी है कि अगर ऐसा किया जाए कि बिना ट्रीट करे इस पानी को हमने रिवर में पहुंचा दिया तो क्या होगा, इफेक्ट्स क्या होंगे। तो देखिए पहला तो ये है रिड्यूस पोर्टेबिलिटी, द वाटर विल बिकम अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। पहला तो इम्पैक्ट यही पड़ेगा कि अगर हमने ऐसा किया तो बहुत सारे लोग पानी रिवर से लेके पीते हैं, तो वो जो पानी हम रिवर से लेके पी रहे हैं वो अनफिट हो जाएगा पीने के लिए, वो हम नहीं पी सकते हैं फिर सेकंड होगा कि बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। जब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो आपके पानी के अंदर रहते हैं वो सारे जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जब बढ़ता है तो बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है जो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है पानी के अंदर से, तो बचा हुआ जो पानी में ऑक्सीजन बचता है जो आपके एनिमल्स यूज करते हैं वो कम हो जाएगा, इसलिए बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स की जान भी जा सकती है, उनकी लाइफ डिस्टर्ब होगी। थर्ड है इंसिडेंस ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। अब ऐसा अगर आप करोगे कि गंदा पानी आप एक रिवर के अंदर डाल दोगे तो बहुत सारी जो पानी से बीमारियां पलती हैं, जैसे कोलेरा, टाइफॉइड, ये बहुत सारी बीमारियां हैं। टाइफॉइड का फीवर हो जाता है, कोलेरा हो जाता है ना, पेट खराब हो जाता है, डिसेंट्री हो जाता है, ये सारी जो बीमारियां हैं ये आपके पानी से पलेंगी और पानी से पलने के बाद ये लोगों में फैलेगी, ये होगा। फिर फोर्थ पॉइंट है कि इंक्रीज इन ऑफेंसिव स्मेल, फाउल ऑर्डर विल बी प्रोड्यूस ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ सीवेज डिस्चार्ज। बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आएगी, है ना। ये गंदी स्मेल आना भी अच्छी बात नहीं है, इससे फिर आसपास के जो घर होंगे वो इफेक्ट में जाएंगे। फिर आपका पॉइंट है कि एनहेंस एल्गल ब्लूम। अब देखो स्मेल भी आ रही है, फिर वहां पे फंगस, एल्गी, ये सब पलने लग जाएगी, गंदे पानी में ये सब चीजें पल जाती हैं, जो फंगस होती है आपकी, एल्गी होती है, तो यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज इसको हम बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, जो पानी का न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो कम हो जाएगा। अब पानी का जब न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होगा इन एल्गी की वजह से, तो जो पानी के अंदर मछलियां होती है ना वो सब मर जाएंगी, पानी के अंदर के जो एनिमल्स है वो सब मर जाएंगे, तो उनका जो इको सिस्टम है वो अफेक्ट होगा आपका, है ना, आगे जाके आप ही को प्रॉब्लम होगा अगर ऐसा होगा तो। डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी,
These untreated sewage water may come in contact with the soil leading to soil pollution. ये जो untreated sewage water होता है ना, ये soil के साथ भी contact में आते हैं, तो soil का pollution करेंगे और soil की fertility को कम करेंगे, तो farming पे भी effect पड़ेगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। पहला पॉइंट था कि पानी पीने को नहीं मिलेगा, दूसरा पॉइंट है कि एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होएगी, थर्ड पॉइंट है आपका कि डिजीज होएंगी, फोर्थ पॉइंट है स्मेल आएगा, फिफ्थ पॉइंट है एल्गी पलेगी तो एक्वेटिक एनिमल्स मर जाएंगे, एंड लास्ट पॉइंट है कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिख के आना है। Now, question number B of fifth. In what way anaerobic sludge digestion is important in sewage treatment? अब इसमें सीवेज ट्रीटमेंट का पूछा है और इसमें पूछा है कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना एनारोबिक डाइजेस्टर्स होते हैं, तो उनके बारे में पूछा है कि कैसे एनारोबिक डाइजेस्टर्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूछा है। पहले तो डायग्राम देख लीजिए एनारोबिक डाइजेस्टर का, ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि एनारोबिक डाइजेस्टर के अंदर होता है मिथानोजेंस, मिथानोबैक्टीरियम। ये मिथानोबैक्टीरियम मिथानोजेंस क्या करते हैं, मीथेन गैस को डाइजेशन के बाद प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल गैस आया एंड नेचुरल गैस आया, स्टीम बॉयलर यहाँ पे दे रखा है डायग्राम में। तो होता क्या है, जो स्लज होता है उस स्लज को इन डाइजेस्टर्स के अंदर भेजा जाता है। स्लज के अंदर फ्लॉक्स होते हैं। फ्लॉक्स क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए रो स्लज लिखा हुआ है। ये जो रो स्लज है, ये स्लज यहाँ से हीट होने के बाद यहाँ पे जा रहा है और ये मिथेन गैस यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। मिथेन गैस आगे जाके हम काम में ले सकते हैं, ठीक है, ये इसका एक यूज है। बाकी ये जो स्लज है इसको क्लियर कर रहा है, ये खा के इसको खत्म कर रहा है। रीसर्कुलेटेड स्लज यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये जो स्लज डाइजेस्ट नहीं होता है उसको दोबारा से एक बार इस डाइजेस्टर के अंदर भेजा जाता है, तो इट इज कॉल्ड रीसर्कुलेटेड स्लज। और लास्ट में जो बचा हुआ स्लज होता है उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एनारोबिक डाइजेशन एंड थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो एनारोबिक डाइजेशन का पहले तो डेफिनेशन लिखना है कि एनारोबिक डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक डाइजेशन हैपेंस इन डाइजेस्टर ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। Here the microbes which grow anaerobically like methanobacterium digest the bacteria and fungi in the sludge and produces gases like methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide। कौन कौन सी गैसेस निकालते हैं ये, मीथेन निकालेंगे, H2S निकालेंगे एंड CO2 निकालेंगे। फिर जो निकलेंगी गैसेस जो निकलेंगी यहाँ से वो उसको हम काम में ले सकते हैं, जैसे कि मीथेन गैस। तो मीथेन गैस इज द बायोगैस। द गैसेस प्रोड्यूस कलेक्टिवली कॉल्ड बायोगैस कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की तरह हम काम में लेंगे। फिर उसके बाद जो रेसिड्यू जो स्लज बच जाएगा उसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया होंगे जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे, है ना, तो उनको हम फर्टिलाइजर्स की तरह यूज कर सकते हैं फॉर फार्मिंग। तो ये दो बेनिफिट है एनारोबिक डाइजेशन के जो आपको लिख के आना है। पहला आप लिखोगे बायोगैस का एनर्जी प्रोडक्शन, दूसरा लिखोगे फर्टिलाइजर्स का। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, हम आ गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ फूड would have lactic acid bacteria, discuss their useful applications। इसमें बोला है कि कौन सा टाइप का फूड है जिसके अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है और उसके एप्लीकेशंस भी डिस्कस करना है। ये इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है ये, बट आपको जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। आपको पता है लैक्टिक एसिड, सबसे पहले तो लैक्टिक एसिड सुन के आपको याद आता है दही। ठीक है, कर्ड के अंदर लैक्टोजेंस होते हैं जो लैक्टिक एसिड बनाते हैं लैक्टोज से। तो दही, योगर्ट इन सब के अंदर होता है। तो पहला देखो डायग्राम से समझ लो, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बनाते हैं। तो पहला तो योगर्ट के अंदर होते हैं, फिर दही से बनता है चीज, है ना, तो चीज के अंदर होते हैं, ये चीज का डायग्राम दे रखा है, स्विस चीज का डायग्राम है, इसमें बड़े बड़े होल्स हैं। फिर उसके बाद है आपका खिमची। फिर किमची एक जापानीज डिश है, कोरिया के साइड में, जापान के साइड में खाते हैं, आई एम नॉट श्योर किधर खाते हैं, बट या किमची इज दैट। देन आपका पिकल, जो अभी आपके अचार वगैरह होते हैं उनके अंदर भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। मीसो, ड्राई क्योर्ड हैम एंड सलामी सारे जापानीज डिशेस हैं। तो सबसे पहले तो आपको फूड के आइटम्स के नाम बताना है, तो इन फूड का आइटम आप रट लीजिए, पिकल्स, मीसो, ड्राई क्योर्ड हैम, सलामी, किमची, चीज, योगर्ट। ठीक है, उसके बाद ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है किस फूड में, ये आपको पता चल गया। अब इनकी यूजफुल एप्लीकेशंस आपको बताना है। तो जनरली आपको ये लिखना है कि जनरली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर फाउंड इन मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स।
Lactic acid bacteria are a group of related bacteria that produce lactic acid from carbohydrate fermentation. Lactic acid bacteria क्या है? ये ग्रुप है रिलेटेड बैक्टीरिया के जो प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड को फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन। ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करेंगे। ग्रुप ऑफ रिलेटेड बैक्टीरिया हैं जो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन। दे आर जनरली यूज्ड इन मेकिंग फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स। ये जनरली काम में आता है इन मेकिंग फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स। कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं वो? जैसे योगर्ट हो गया, दही हो गया, चीज हो गया। So they can grow in milk, break down lactose sugar in the milk, and produce acids that coagulate and partially digest the milk proteins. They also add vitamin B12 in milk, thereby its nutritional quality. तो इसके एप्लीकेशंस आप यही लिखोगे कि मिल्क की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाता है। एंड हमारे स्टमक के अंदर भी ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं इन चेकिंग डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, इन चेकिंग डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स। तो ये क्या करता है? ये लेफ्ट स्क्रीन पे आप देखिए, जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन के अंदर ना ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB इनको बोलते हैं, ये होते हैं। और हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी कभी-कभी आ जाते हैं जो हमको कोई भी डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं, कोई भी डिजीज कर सकते हैं, है ना? तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं ना, इनको हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, जो हमारे गट के अंदर होते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन, स्टमक के अंदर होते हैं। ठीक है? हाँ, तो ये क्या करेंगे ना, ये इन जो पैथोजन वाले बैक्टीरिया है ना, इनको मार देते हैं, इनको खत्म कर देते हैं। इसलिए दीज़ बैक्टीरिया आर आल्सो बेनिफिशियल फॉर आवर गट हेल्थ। ठीक है? तो पहला तो आप लिखोगे मिल्क का न्यूट्रिशन बढ़ाते हैं और दूसरा आप लिखोगे गट हेल्थ में इम्पोर्टेंट होता है। गट हेल्थ मतलब हमारी जो बॉडी का स्टमक और इंटेस्टाइन होता है, वहाँ पे जो भी डिजीज़ वाले माइक्रोब्स होते हैं, उनको चेक करते रहते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। तो 2 एप्लीकेशन आप इसके लिखोगे। दूसरा आपको ये पता है ये काम कैसे करते हैं, लैक्टोज़ शुगर को डाइजेस्ट करके लैक्टिक एसिड बनाते हैं। और फूड इसमें पूछा था कि कौन से फूड होते हैं, तो फूड में आप ये सारे फूड लिख के आ जाना, योगर्ट, पिकल्स, चीज़, किमची। ठीक है? तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस चैप्टर। We are done with chapter number 10 now, which is microbes and human welfare. We will start with next chapter in our next session. So thank you so much, students.